नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। जो भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एलएलबी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बीए एलएलबी के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर में कभी भी आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर जुडिशरी का तैयारी करेंगे या फिर सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करेंगे, तो भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। जितने भी आर्टिकल्स हैं इसमें जो जो भी पॉइंट है वो सारी चीज़ों का एक्सप्लेन भी करूँगा और बाकायदा बहुत ही ईजी वे में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल में आप नए हैं स्टडी प्लस में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। ये दोनों चैनल में आपको मैं मिल जाऊँगा। स्टडी प्लस यूपीएससी या हजारीबाग डालेंगे तो मिल जाऊँगा। लीगल स्टडी में तो आप देख रहे हो तो उस पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा ब्रीफिंग चाहूँगा कि भारतीय संविधान का भाग कितना है। तो 22 भाग है। अब 22 भाग में पहला जो भाग है आपका, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक का जिक्र है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होगा उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब आ जाइए पार्ट 2 का। पार्ट 2 में जो आपका आर्टिकल है वो आपका 5 से लेकर के 11 तक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। इसी तरह से पार्ट 3 में आ जाइए जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, तो इसमें आपका अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक की बात कहा गया है। इसी तरह से सेम आपका फोर्थ में आप आ जाएं तो फोर्थ पार्ट में आपका डीपीएसपी की बात कहा गया है, जो आपका आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का बात कहा गया है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 4A पार्ट तक, जो कि आपका आर्टिकल 51A है। तो याद रखिएगा, आज मैं 4 पार्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का बात करूंगा इस वीडियो में। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप पार्ट्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सवाल अक्सर पार्ट से भी पूछा जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि झारखंड का जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि डीपीएसपी कौन सा पार्ट में है, तो सीधा सीधा पार्ट 4 उसका आंसर था। या फिर पंचायती राज कौन सा पार्ट में है, तो आपका 9 था। यही क्वेश्चन आया था पंचायती राज का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सीधा सीधा पार्ट्स पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट में क्या बात कहा गया, कौन सा सब्जेक्ट है। उसी तरह से इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल भी हो जाता है। इसके पहले मैंने शेड्यूल का भी वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया हूँ। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो शेड्यूल का भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब मैं आर्टिकल्स पर आता हूँ। पहला आर्टिकल, आर्टिकल फर्स्ट जो बात करता है वह है आपका नेम एंड टेरिटरीज। नाम और टेरिटरीज, जो हमारे इंडिया में जितने भी राज्य हैं, यूनियन में जितना भी राज्य है उसका नाम, या फिर जो भी क्षेत्र है उसके नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पहला आर्टिकल में कहा गया है। दूसरा आर्टिकल में कहा गया है आपका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त, कि भारत के नक्शा में मान लीजिए कि कोई भी ऐसा राज्य है जो नहीं है भारत के अंतर्गत, लेकिन कभी किसी समय या तो भारत में उस राज्य को या उस इलाका को, उस क्षेत्र को अगर शामिल किया जाता है, जैसे सिक्किम है, तो उसका बात कहता है एडमिशन का मतलब है शामिल करना, और स्टेबल का मतलब है आपका किसी राज्यों का स्थापना करना, प्रवेश कराना या स्थापना कराना। ये आपका आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है समझिएगा बाकायदा बच्चे अच्छे से आप। आर्टिकल 3 में कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कहने का मतलब है कि अपना इंडिया के अंतर्गत कोई भी राज्यों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले करके नया राज्य को बनाना, या फिर किसी एक राज्य को 2 भागों में बांट करके नया राज्य का फॉर्मेशन करना। ये बताता है आपका आर्टिकल 3। क्या लिखा हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट
एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब जो स्टेट हमारे पास अभी एग्जिस्ट कर रहा है उस स्टेट का हम अगर बाउंड्री को ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, एरिया को ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, स्टेट का नाम को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो यह बात आपका आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है समझिएगा। यहाँ पे कहता है आर्टिकल 4 कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द, यहाँ पे देखिए एक आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आर्टिकल जो है आपका 5 होगा दोस्त, ये आर्टिकल 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया है 4, क्योंकि 4 में दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है इन सब कामों के लिए जो आपका किसी भी राज्य को डिवाइड करके राज्य बनाना या फिर किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को इंडिया में शामिल करना, इसके बारे में। आर्टिकल 5 में क्या कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का नागरिक कौन होगा इसका जो बात है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बाद कहा गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिक है भारत का उसका नागरिकता हमेशा बना रहेगा, इसके बारे में क्या प्रावधान है और कब खत्म हो सकता है इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 10 में। अब आ जाइए आर्टिकल 11 में, जो आखिरी आर्टिकल होता है पार्ट 2 का। मैंने इसके पहले आपको बताया कि पार्ट 2 में 5 से लेकर के 11 आर्टिकल तक बात कहता है। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, पार्लियामेंट के पास पावर है कि भारत के लोगों का नागरिकता के लिए कानून बनाए और रेगुलेट करने का अधिकार है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। इसका मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि आपका सिटीजनशिप कैसे ख़त्म हो सकता है, कैसे लोग सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, इसके बारे में। अब आ जाइए आप पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो अब यहाँ पे पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स में 12 से लेकर के 35 तक में बात किया गया है। अब यहाँ पे समझिए कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन दिया गया है। किसका डेफिनेशन दिया गया है? तो स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, राज्य का। राज्य होता क्या, आमतौर पर हम लोग जानते हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्य जानते हैं। स्टेट का परिभाषा यहाँ पे क्या कहा गया है? इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सरकार और भारत का जो संसद है उसको भी इंक्लूड किया गया है। किसके अंतर्गत? स्टेट के अंतर्गत। एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल अदर अथॉरिटीज विद इन। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कि अगर स्टेट के बारे में पूछे कि स्टेट के परिभाषा में किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो भारत सरकार, पार्लियामेंट, राज्य की सरकारें और राज्य का जो विधानमंडल है वह भी शामिल है, और साथ ही साथ जितना भी लोकल या फिर लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे पंचायत है, पंचायती राज बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, या अदर अथॉरिटीज़ को भी हम लोग स्टेट के परिभाषा में इंक्लूड किए हुए हैं। आगे चलिए देखिए, और वह जो स्टेट के अंतर्गत आएगा वो कौन सा क्षेत्र के अंदर रहेगा? इंडिया के टेरिटरी के अंदर है, उसके बारे में कहा गया है। और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा आपको लगता होगा यहाँ पे कि सर भारत के अंदर जो भी चीज़ें हैं वह हमारा स्टेट के परिभाषा में आता है, लेकिन यहाँ यह भी बात कहा गया है और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सपोज कीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया का दूतावास भी है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट कहने का मतलब अलग अलग कंट्रीज में, जो हम लोग बोलते हैं राजदूत या एम्बेसडर जहाँ बैठते हैं, तो वह भी ऑफिस जो एक प्रकार से स्टेट के परिभाषा के अंदर आएगा हमारे। नेक्स्ट आइए 13 में। 13 आर्टिकल में क्या कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या कहा गया है कि लॉ जो है हमारा क्या होगा, इसी में हमें परिभाषित देखने को मिलेगा कि जो भी मूल अधिकारों से असंगत रखता हो
या उनका अल्पीकरण करने वाला विधि। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल 13 को तो इसमें लॉ का भी परिभाषा दिया गया है और यह भी कहता है कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ असंगत रखता हो या उसके साथ विवाद रखता हो या फिर फंडामेंटल राइट्स को वो लिमिट करने की कोशिश करता हो या अल्पीकरण करने की कोशिश करता हो, तो उस चीज़ों को भी यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 13 में बात कहता है। आर्टिकल 14 आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में कहा गया है यहाँ पे। अब आ जाइए आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 एक मूवी भी है दोस्त, आप लोग जा करके भी देख सकते हैं यूट्यूब में। आर्टिकल 15 इसमें क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरीके का संविधान, स्टेट का मतलब जैसा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट, चाहे पार्लियामेंट हो या फिर राज्य सरकारें हो, राज्य सरकार के जो विधानमंडल है या फिर लोकल अथॉरिटी हो या अदर, वे कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। ये बोलता है भेदभाव को प्रतिषेध लगाता है, रोक लगाता है, प्रोहिबिशन लगाता है। किस किस ग्राउंड पे दोस्त? तो पहला रिलीजन, रेस, ये डबल आर याद रखिएगा। उसके बाद कास्ट, फिर सेक्स, फिर प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, यह आर्टिकल बताता है हमें 15। आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा जरूर कमेंट्स करके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब आ जाइए आर्टिकल 16 के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर राज्य में या फिर कंट्री में रोजगार की बात कहा जाता है, उसमें रिजर्वेशन की बात कहा जाता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कहा जाता है। तो आर्टिकल 16 इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोगों के अवसर की इक्वालिटी की बात करता है। इन मैटर, कौन सा मैटर में? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब कभी भी कोई भी रोजगार निकलेगा तो सभी को उसमें फॉर्म भरने के अवसर प्राप्त हो, महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, सभी लोग उसमें अप्लाई करेंगे और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, वह है आपका आर्टिकल 16। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हिंदी में भी आप देख लीजिए एक बार कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। जब कभी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो उस विषय में सभी को अवसर क्या हो? समान मिले, यह बात आर्टिकल 16 कहता है। अब आ जाइए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 स से 17 होता है और स से अस्पृश्यता समझ सकते हैं आप कि 17 बहुत बार मैंने देखा है कि एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम हो उसमें पूछा गया है ये सवाल। 17 में कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से प्रोहिबिशन या रोका जाता है। कोई भी व्यक्ति छुआछूत को प्रैक्टिस नहीं करेगा, छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पर हो, कलर के ग्राउंड पर हो, जाति के ग्राउंड पर हो, विकलांगता के आधार पर हो, किसी भी तरीके का आप अगर अस्पृश्यता को प्रैक्टिस करते हो, बढ़ावा देते हो तो ये दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल का कहने का मतलब है कि आज के समय में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अपने आगे राजकुमार नहीं लगाता है कि मैं राजकुमार, राजकुमारी हूँ, या इस तरह के टाइटल्स को, जैसे कि समाज में असमानता बढ़े, ठीक है, को बादशाह, शहंशाह, है ना, ये सब चीज़ें को टाइटल्स का यहाँ पे क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत की बात कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा, चैनल में अगर आप स्टडी प्लस में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लीगल स्टडी में देख रहे हैं तो इसको भी लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा फ्यूचर के लिए। आर्टिकल 19 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना भी देखते हैं चीज़ों को, आपको बोलने का अधिकार, कुछ प्रदर्शन करने का अधिकार, मूवी बनाने का अधिकार, वीडियो बनाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 19 से ही इंस्पायर्ड है और आर्टिकल 19 ही आपको ये अधिकार देता है। क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, आपके कुछ अधिकारों का क्या करता है? ये संरक्षण करता है। फॉर एग्जाम्पल किस रिगार्डिंग में? रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये तमाम चीज़ें, है ना। ये आर्टिकल आप कहीं जा सकते हो, घूम सकते हो इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी जगह पर। अब ऐसा नहीं कि सर जो जगह रेस्ट्रिकेटेड है वहाँ पर भी घूमेंगे
और बोलेंगे कि मेरे पास तो आर्टिकल 19 है और मुझे बोलने का अधिकार है, तो किसी को आप एब्यूजिंग करने लगो, आप ऐसा कुछ बयानबाजी देने लगो कि दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो जाए, तो आर्टिकल इस चीज़ से भी मना ही करता है। आगे हम लोग डिटेल्स में भरपूर पढ़ेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी से रिलेटेड ना और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल होंगे और जितने भी आपके वीकनेस होंगे ना, इसको मैं दूर करूंगा और आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्टअप करूंगा। अब आ जाइए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्त? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। सपोज करो दोस्त कि आपको किसी व्यक्ति ने या किसी गवर्नमेंट ने या फिर कोई भी आपको बोल दिया कि ये व्यक्ति ए है, ये अपराधी है, और आपको क्या करवा दिया गया? सजा करा दिया गया। उस वक्त आपका आर्टिकल 20 जो है यही आपको अधिकार देता है कि खुद को कन्विक्ट करने का, खुद को निर्दोष सिद्ध करने का, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आपको अगर किसी ने कह दिया कि ये गलत है, तो आपको आर्टिकल 20 ये कहता है कि आप अपना बात को रखें और अपना पक्ष को रखें और आप अपने आप को निर्दोष भी साबित करें। तो आर्टिकल 20 ये बात कहता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी है जो आपको बता दूं। भारत में जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगता है, भारत में जब कभी भी आपातकाल लगेगा या लगता है, जब कभी भी दूसरा देश हमारे देश पर वार कर रहा हो या फिर युद्ध युद्ध पर हो हमारा देश, तो उस वक्त आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके सस्पेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? सस्पेंड हो जाते हैं, आपके अधिकार को रोक दिया जाता है। लेकिन उसमें से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके। क्योंकि मान लो इमरजेंसी लगा हुआ है और आप पर कोई दोष लगा करके आपको जेल डाल दे, ऐसा नहीं, इसलिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं छीना जा सकता। हम समझते हैं आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 में बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपके लाइफ को संरक्षण के रिगार्डिंग में, और आपके पर्सनल लिबर्टी, आपकी जो व्यक्तिगत या दैहिक स्वतंत्रता है, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। मैंने कई दफ़ा देखा है सिविल सर्विस के एग्जाम में, और हर एक एग्जाम में आता है 21 से रिलेटेड सवाल। तो आर्टिकल 21 कहता है आपको जीने, आपका आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करता है। आर्टिकल 22 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आप देखेंगे कभी कभी होता क्या है कि कोई प्रोग्राम होना है, अब वहाँ पे लग रहा है कि भगदड़ मच सकता है, या फिर ये ग्रुप वाले कुछ क्राइम कर सकता है, तो उस पर अरेस्ट पहले ही कर लिया जाता है, उसको नज़रबंद कर दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे जब 370 आर्टिकल हटा, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। उस टाइम कुछ कुछ ऐसे एक्टिविस्ट नेता जो थे, उनको नज़रबंद कर दिया गया था, डिटेंड कर दिया गया था, इसलिए ताकि ये कभी किसी तरीके के उन्माद ना कर सके। तो कुछ कुछ दशाओं में इस तरह का चीज़ें को किया जाता है, वह आर्टिकल 22 कहता है। अब आ जाइए आर्टिकल 23 में क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आप कभी कभी देखते होंगे कि जैसे झारखंड बिहार में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि किसी बच्चियों को किसी ने बेच दिया, यूपी में कुछ पैसे लेकर के बेच दिया, या फिर किसी मजदूर के यहाँ पे बेच दिया। इस तरह की घटनाएं आपको अक्सर देखने को मिलता है, और यहाँ पे झारखंड बिहार ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी आपको देखने को मिल सकता है कि किसी महिला को बेच दिया सेक्स वर्कर के रूप में या फिर किसी तरीके का। तो ये सब पर भी आपका रोक है दोस्त, और ये आर्टिकल 23 कहता है। और किसी को भी आप फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते हो, ज़बरदस्ती से आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो, और बिना पैसा का आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो। ये आर्टिकल आपका 23 बताता है। अब आ जाइए आर्टिकल 24 अभी इस बार का जेपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्त, मेंस का एग्जाम जब हो रहा था तो उसमें भी पूछा गया था कि आपको 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगा सकते हो कल कारखानों में, होटलों में काम करने के लिए। वह आर्टिकल 24 कहता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए मनाही करता है, ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज और ईटीसी, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को आप 14 साल के बच्चे को आप किसी भी होटल में, फैक्ट्री में या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते हो। लेकिन आपको कभी कभी लगता होगा ना
कि सर मैं देखता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में तो बच्चा भी काम करता है, तो वहाँ पे तो सर यहाँ पे काम नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 24 के अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ों में एग्जेम्पशंस हैं, जैसे इंटरटेनमेंट वगैरह में, सीरियल वगैरह में, बट जोखिम भरे कार्यों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। अब आ जाइए आर्टिकल 25 के अंतर्गत। आर्टिकल 25 में क्या कहता है? आर्टिकल 25 में कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें कहता है कि आप अपने स्वविवेक से, अपने अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण को अपना सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। यह आपका बोलता है आर्टिकल 25 कहता है, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 25 कहता है। 26 में क्या कहता है? 26 आर्टिकल कहता है आपका कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स, कि इसमें आपका कहता है कि कोई भी धर्म का अपना रिलीजियस अफेयर है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उस चीज़ों को वो अपना मैनेज कर सकता है, अपने रिलीजन को अपने तरीके से। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। क्या कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ के बारे में स्वतंत्रता। आपको यहाँ पे टैक्स पेमेंट को लेकर के, जो आपका प्रमोशन के लिए किसी भी प्रैक्टिस रिलीजन, जिस पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के आपको ये आपका बात कहता है आर्टिकल 27। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका बता देता हूँ कौन कौन सा। 27 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 26 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपका 25 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए 28। 28 में क्या कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्टीट्यूशन और रिलीजन्स वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ दशाओं में, संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी आप धर्म के संस्थान में जा करके अटेंड कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, आप वहाँ पे प्रे कर सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप हिंदू हैं तो मुसलमान के चर्च पे नहीं जा सकते, और सॉरी मुसलमान के चर्च बोल रहा हूँ, कि मुसलमान के दरगाह में नहीं जा सकते हैं, या फिर चर्च में आप नहीं जा सकते। कोई भी किसी भी जगह जा करके अपना वो उपासना प्रे वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 29। 29 में क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को संरक्षण के लिए बात कहा गया है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स हैं क्या? टू एस्टैब्लिश, स्थापना करना, किस चीज़ का? तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 30 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जब कभी भी आपका मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो दोस्त, और वहाँ से अपना मौलिक अधिकार को रिस्टोर करवा सकते हो, ये बात आप जान लीजिए। और आर्टिकल 32 में कहता है कि रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में जो आपको अधिकार दिया गया है उसको इन्फोर्समेंट की बात कहता है। जब कभी भी आपका फंडामेंटल राइट्स अगर किसी ने वायलेट किया है तो आप उसको इन्फोर्स यानी लागू करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट जा करके। और यहाँ से आर्टिकल 32 से मैं बताना चाहूँगा, इसमें 5 रीट्स हैं, और रीट्स हैं, कितने रीट्स हैं? 5 रीट्स। तो यहाँ पे रीट्स की भी बात करता है। और एक आर्टिकल आपका 226 है, उसमें भी रीट्स की बात कहा गया है, बट ये कंसर्न है आपका हाई कोर्ट से। ठीक है, आपको आई होप 32 आर्टिकल समझ में आ गया होगा। 32 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि आर्टिकल 32 जो है भारतीय संविधान का सॉल है। क्या है बाबू? ये आत्मा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 36। अब आ जाइए आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में सेम डेफिनेशन की बात करता है जो स्टेट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, कितना में? आर्टिकल 12 में। एक बार आप देख लीजिए वीडियो पीछे जा करके, और आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, तभी जा करके आपको ग्रिपिंग मिलेगा। और मेहनत शुरू में लगता है, मेहनत जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाइए, लिखिए सारे कंटेंट को आप। तो स्टेट का परिभाषा के बारे में दिया गया है, हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 37। 37 के बारे में,
पीटी में आपका जेपीएससी का जो अभी 11 जेपीएससी का जो पीटी हुआ था दोस्त, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल 37। क्या लिखा हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अटेंडेंट इन दिस पार्ट, मतलब जो भी आपका इस भाग में अंतर्विष्ट तत्व है उसको लागू होने के संदर्भ में है। तो दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। अभी मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल 32 में क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है आपका, तो आप रीस्टोर करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जा करके। लेकिन पार्ट 4 के अंतर्गत जो कोई भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है वह आपका परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है। यही बात यहाँ पे आया हुआ था आपका 11 जेपीएससी के पीटी में कि आर्टिकल 37 में क्या कहता है, तो नॉट इन्फोर्सेबल है ये, मतलब डीपीएसपी जो है, जो डीपीएस में बात कहा गया है वो आपका नॉट इन्फोर्सेबल है आर्टिकल 37 के तहत। अब आ जाइए आर्टिकल 38 क्या कहता है समझिएगा। 38 में क्या कहता है कि स्टेट टू सिक्योर, स्टेट का परिभाषा आप लोगों को पता है आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 36 से, कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर जो लोकल अथॉरिटी ये सिक्योर करेगा, क्या सिक्योर करेगा, तो सोशल ऑर्डर को सिक्योर करेगा फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए सोशल ऑर्डर को प्रमोट करेगा, ये आपका स्टेट का काम है, स्टेट सिक्योर करेगा। अब आ जाइए आर्टिकल 39 क्या कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ ऐसे जितने भी डीपीएस में जो निर्देश दिया गया है वो राज्यों के द्वारा उस चीज को फॉलो किया जाएगा, 39 आर्टिकल में कहता है। 39A क्या कहता है, 39A बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। बोला गया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सरकार कोशिश करेगा, राज्य कोशिश करेगा कि सभी को इक्वल जस्टिस मिले, ये बात का सुनिश्चित करें, और फ्री लीगल एड मिले, कानूनी सलाह मिले। आप लोग जब लॉयर बनेंगे, आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार कोशिश करती है कि उन गरीब लोगों के लिए भी वकील हायर करके देती है, कोर्ट उनके लिए आपका वकील मुहैया कराता है जो नहीं लड़ पाते हैं केस वगैरह उनके लिए। तो यहाँ पे समान न्याय की बात कहता है और निःशुल्क विधिक सहायता देने की भी बात कहता है। अब आ जाइए आर्टिकल 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 में कहता है कि पंचायत यानी विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत में संगठन बनाने की बात करता है, ग्राम पंचायत बने, इसके लिए आर्टिकल 40 कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यह भी क्वेश्चन अभी रिसेंट के किसी एग्जाम में पूछा गया है आर्टिकल 40 के, आई थिंक एसएससी वाले में ही पूछा गया है जी, अभी जो रिसेंट हुआ एसएससी में ही पूछा गया है पॉलिटी का क्वेश्चन में, जो आपका 22 तारीख को एग्जाम हुआ। उसके बाद आ जाइए आपका आर्टिकल 41 में क्या कहता है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, क्या कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है रोजगार पाने का, एजुकेशन पाने का, और पब्लिक असिस्टेंस को लेकर के ही ये बात यहाँ पे प्रावधान किया गया है 41 आर्टिकल के अंतर्गत। अब आ जाइए 42 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रोविजंस फॉर जस्ट का मतलब होता है न्याय के लिए, एंड ह्यूमन मतलब मानवता, यहाँ पे स्पेलिंग देखिएगा, ह्यूमन मतलब मानवता, कंडीशन को बनाए रखने के लिए, कहाँ पे, वर्क में, और साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ, आप लोगों ने सुना होगा कि मातृत्व या प्रसूति सहायता, जैसे मैटरनिटी लीव मिलता है माताओं को, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके माताओं को मैटरनिटी लीव मिलता है 6 महीने का, 3 महीने का, ये प्रावधान आपका आर्टिकल 42 कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैटरनिटी लीव के लिए और जस्ट के लिए और ह्यूमन कंडीशन के लिए, मानवता। अब ऐसा नहीं कि बेबी हुआ है अब उन माताओं को बोलोगे नहीं कल से ही आप आ जाओ ड्यूटी पर, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, और ये बात कहता है आर्टिकल 42 कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका। और आ जाइए अब आपका 43 में क्या करता है कि लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्कर्स, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए वेजेस, मिनिमम वेजेस की भी बात कहा गया। आप लोगों ने सुना होगा कि मिनिमम 18,000 का सैलरी मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निर्देश में सभी को। लेकिन आज भी कॉन्ट्रैक्ट वालों को 12,000 13,000 इस तरह से मिलता है, लेकिन मिनिमम वेज मिलने का जो प्रावधान है वो मिनिमम 18,000 मिलना चाहिए। यह भी अभी आर्टिकल 43 इंश्योर करता है।
नेक्स्ट है आपका 43A। 43A क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में कोई भी वर्कर्स काम कर रहा है तो उनको प्रमोशन के माध्यम से उसको मैनेजमेंट तक पहुंचने का अधिकार उनको मिले, उनको पार्टिसिपेशन मिले। जैसे कहने का मतलब कि आप क्लर्क में ज्वाइन किए हैं तो धीरे धीरे प्रमोट होकर के मैनेजर तक जा सकें, इसके बारे में आपका बात करता है आर्टिकल 43A। नेक्स्ट है आपका 43B। 43B क्या कहता है? 43B कहता है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है तो उसका भी सहकारी समितियां का संवर्धन के लिए बात करता है। नेक्स्ट है 44। ये सवाल आपका आ सकता है दोस्त, ये अभी न्यूज़ में भी पूरा चल रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी आप लोगों ने यूसीसी का नाम न्यूज़ में भी सुना होगा, है ना, फॉर सिटीजन, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सभी के लिए कानून एक जैसा बने, इसके लिए यहाँ पे जैसे हिंदू के लिए अलग रूल है, मुस्लिम के लिए अलग रूल है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसके बारे में यूसीसी का 44 आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45। 45 में कहा जाता है, जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि आर्टिकल 21A। अच्छा, हमने यहाँ पे 21A के बारे में जिक्र नहीं किया है, मुझे लगता है भूल गया हूँ। आर्टिकल 21A में जो आपका दिया गया है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आप जोड़ लीजिएगा, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट RTE का नाम सुना होगा आप लोगों ने, RTE, राइट टू एजुकेशन आपका 21 में। तो आर्टिकल 21A में जो फंडामेंटल राइट्स में जो बातें कहा गया, इसके पहले आर्टिकल 45 में हुआ करता था। और क्या हुआ करता था यहाँ पे समझिएगा दोस्त आप लोग, अभी भी यहाँ पे है कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। अभी आप देखेंगे कि 6 साल के बच्चों के लिए जो अर्ली एज होता है, उन बच्चों के लिए चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम है। अभी आप देखते होंगे आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में क्या होता है कि 6 साल के नीचे के बच्चों को वहाँ पे खाना भी मिलता है, उनका देख रेख भी होता है, उनका एलिमेंट्री और बेसिक जो शिक्षा है वह भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वह आर्टिकल आपका 45 में देखने को मिलता है। और इसमें पहले 14 ईयर्स तक का था, लेकिन अब जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स में लेकर के चले गए 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को हमने 21 आर्टिकल के ए पार्ट में हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है, उसमें जोड़ दिया है और उसको फंडामेंटल राइट्स बना दिए हैं कि हर एक बच्चा को 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और अभी 45 में क्या है, 45 में है कि 6 साल तक के बच्चों को क्या मिलना चाहिए, चाइल्ड केयर मिलना चाहिए और उनको एजुकेशन मिलता है। ये आर्टिकल 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ को याद रखिएगा, मैं जिक्र इसलिए कर दे रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के इस आर्टिकल से रिलेटेड एक बात और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 21 आप लोगों को याद रहेगा और आपका ये 45 याद रहेगा। और इसी के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि 86 संविधान संशोधन जब हुआ था, 86 याद रखिएगा, संविधान संशोधन 2002 में, तो एक हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ा था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यह जोड़ा था कि हर एक पेरेंट्स को यह जिम्मेदारी है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन से रोक नहीं सकते हैं। उनका ड्यूटी है, उनका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनका मौलिक कर्तव्य है कि उन बच्चों को एजुकेशन दें। आई होप सारी बातें समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 46 क्या कहता है समझिएगा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन। कहता है 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने सुना होगा EWS के बारे में, सुना है ना EWS के बारे में। तो EWS को सरकार ने दिया है, तो वह कौन सा आर्टिकल से इंस्पायर्ड है दोस्त, और SC ST का रिजर्वेशन कौन सा आर्टिकल से इंस्पायर्ड है, तो आर्टिकल 46 से है। तो एजुकेशन में और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए SC को, ST को और अदर वीकर सेक्शन को आप रिजर्वेशन की जो बात कहा जाता है, प्रमोशन की बात कहा जाता है, वह आपका आर्टिकल 46 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट का एक ड्यूटी होगा, कर्तव्य होगा, टू रेज, बढ़ाना, क्या, द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब देखिए, राज्य का, स्टेट का एक ड्यूटी होगा कि वो रेज करे, वो बढ़ाए
लोगों का जो पोषाहार होता है, जो भी देखेंगे कि आंगनबाड़ी में बच्चों को या बच्चियों को या फिर किशोरी अवस्था को या फिर जो भी अ, महिलाएं होती हैं, तो उन लोगों के लिए न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अभी आप देखते होंगे 5 kg से अनाज मिलता है गरीबों को। तो ये क्यों दिया जाता है? ये यहीं से इंस्पायर्ड है। सरकार का ड्यूटी है, सरकार का ड्यूटी ये है कि वो रेज करे, वो न्यूट्रिशंस को बढ़ाए, लोगों को ऐसा ना हो कि वो मेल न्यूट्रिशंस का शिकार हो जाए और वो भूखे से मर जाए, ठीक ना। तो ये सरकार का काम है, ड्यूटी है कि लेवल को बढ़ाएगा, वो रेज करेगा न्यूट्रिशंस को लेकर के, स्टैंडर्ड को लोगों का बढ़ाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? सरकार का काम है बिजली प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना, सड़कें प्रोवाइड करना, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खोलना। ये सारी चीज़ें इंस्पायर्ड है आर्टिकल 47 से। और लोगों के पब्लिक का हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की बात कहा जाता है। इसलिए आज देखेंगे आयुष्मान वगैरह जो कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, ये इसके इसी आर्टिकल से इंस्पायर्ड। तो याद रखना 47 क्या कहता है? कहता है कि न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने की बात करता है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करता है और हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात करता है आर्टिकल 47। नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सरकार कोशिश करेगा कि कृषि और पशुपालन को मजबूती करे। अभी आप देखेंगे कि पंचायत लेवल पर गाय पालन के लिए सरकार पैसे देती है, पशुपालन के लिए देती है, कृषि के लिए आप देखेंगे कि बिजली आपको बिल कम मिलता है, कम देना पड़ता है, आपको मोटर मिलता है, खाद मिलता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं सारा का सारा इंस्पायर्ड है आर्टिकल 48 से। 48 कहता है कि एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। अब आपको लगता होगा सर 48 में तो हम लोगों ने देखा कृषि से रिलेटेड, तो 48A में क्या कहता है? तो याद रखिएगा ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि सरकार कोशिश करेगा कि इम्प्रूव करेगा बेहतर इन्वायरमेंट को लेकर के और सेफ गार्डिंग को लेकर के, फॉरेस्ट का भी संरक्षण के लिए और वाइल्ड लाइफ को संरक्षण के लिए सरकार का ड्यूटी है। ये आपको याद रखना है। 48 में क्या कहा? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और 48A में कहता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के संरक्षण को लेकर के और सेफ गार्ड करना है, सुरक्षित रखना है फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट एंड जंगल में रहने वाले जीव जंतु को भी सुरक्षित रहने का भी दायित्व है, सरकार का जिम्मेदारियां हैं। आर्टिकल 48 ये बात 48A कहता है। नेक्स्ट आ जाइए 49। 49 में कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 49 कहता है कि भारत में जितना भी नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस रखने वाला हेरिटेज है, कुछ आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ प्लेसेस हैं, कुछ धरोहर है, उन तमाम चीज़ों को संरक्षण देना। जैसे मान लीजिए कोई गुफा है, कोई स्थान है जो हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उन तमाम चीज़ों को संरक्षित रखने का काम सरकार करेगी और वह आर्टिकल 49 कहता है। अब आ जाइए आर्टिकल 50। 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा इससे क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 50 और 51 से। यहाँ पे देखिए 50 जो कहता है वो सेपरेशन की बात करता है जुडिशरी का, किससे? एग्जीक्यूटिव को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा। आप लोग डेमोक्रेसी जानते हैं और डेमोक्रेसी का 3 बेटा है, एक है हमारा एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो ये दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है, यानी रेस्पॉन्सिबल होता है। बट जुडिशरी वहीं पर आप देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि सरकार कोशिश करेगा कि जुडिशरी को, न्यायपालिका को बिल्कुल सेपरेट रखेगा, किससे? एग्जीक्यूटिव से। ऐसा ना हो कि मंत्री संतरी से मिल करके और जज वगैरह भी फैसलों को इन्फ्लुएंस करने लगे। तो आप सोच करके देखो कि न्याय कैसे मिलेगा? न्याय सही से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आगाह किया गया है, यहाँ पे नोटिफाई किया गया है और इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया आर्टिकल 50 में कि सरकार कोशिश करेगा और सरकार बनाए रखेगा इस चीज़ों को, जुडिशरी को सेपरेट, किससे? एग्जीक्यूटिव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना दोस्त। आर्टिकल 51 में आ जाइए। आर्टिकल 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा इससे सवाल भी पूछे गए हैं। प्रमोशन के लिए ये प्रमोट करेगा आर्टिकल 51 कि आप इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप शांति व्यवस्था को कायम बनाए रखें और सुरक्षा भी आप बनाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहा गया है 51 में। ये यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया पार्ट 1 में लेकर के 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक का इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पार्ट 2 में जो था आपका 5 से लेकर के 11 में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था,
पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में जो था आपका 12 से लेकर के 35 तक, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताया। और चौथा पार्ट में जो आपका था 36 से लेकर के 51 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट के बारे में अभी यहाँ तक जिक्र किया। अब आ जाइए आर्टिकल 51A जो है आपका पार्ट 4A का पार्ट है, और इसमें एक ही आर्टिकल है, वह है आपका 51A। और 51A बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बात कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया है 51A में। यहाँ पे एक सवाल और भी बता देता हूँ आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितने हैं, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसे कब जोड़ा गया है, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों के साथ जिक्र किया था। आर्टिकल 21A का जब मैंने जिक्र कर रहा था, आर्टिकल 45 का जिक्र कर रहा था, उस वक्त मैंने आपको बताया कि हर एक पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों का जो मौलिक अधिकार है उनको शिक्षा पाना, उससे वो नहीं रोकेंगे। उन तमाम लोगों का, उन पेरेंट्स का अधिकार है, बच्चों को देने का, शिक्षा देने का कर्तव्य है। और वह लास्ट कर्तव्य जोड़ा गया है जिसको हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। टोटल अभी वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और 2002 में जोड़ा गया। आई होप ये सारा आर्टिकल के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हो और आपके लिए नॉलेजेबल हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल में नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से समय निकाल करके आधा एक घंटा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। तब तक आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।